नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर की इस विशेष परिचर्चा में। आप सबको छठ पर्व की, सूर्य उपासना के पर्व छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और छठ पर्व को आप लोग पूरी आस्था और निष्ठा से जिस प्रकार से सभी लोग इसको मना रहे हैं, ये वाकई एक अनूठा नजारा होता है, खासकर बिहार और पूर्वांचल के इलाकों में। और अब तो अमेरिका और दूसरे इलाकों से भी छठ पर्व मनाए जाने की खबरें आती है। तो एक बार फिर बहुत बहुत बधाई आपको छठ पर्व की। और अब बात करते हैं सियासत की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, पार्टी के फ्रंट पर 24 तारीख से एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। 24 नवंबर से पूरे बिहार को 7 अलग अलग टीमों में बांट दिया है। और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से लेकर इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और बिहार के तमाम बड़े नेताओं, यहां तक कि बिहार विधानसभा के अंदर निर्दलीय विधायक, जिन्हें आमतौर पर जेडीयू कोटे में ही माना जाता है, सुमित कुमार सिंह, उन्हें भी एक टीम में एडजस्ट कर दिया है। 14 दिसंबर तक सारे कामों को निपटा लेने और तमाम फीडबैक लेने का काम वो पूरा कर रहे हैं। तो 14 दिसंबर तक नीतीश कुमार सारा काम यदि निपटा रहे हैं, तो क्या बिहार की सियासत में नए खेल की तैयारी है? आखिर क्या कारण है कि 14 दिसंबर तक नीतीश कुमार तमाम टास्क को पूरा कर रहे हैं, तमाम राजनीतिक टास्क को पूरा करने जा रहे हैं? और 24 तारीख को जिस दिन से ये टीमें निकलेंगी, 24 नवंबर से, उस दिन तो चर्चा ये भी है, जैसा कि मदनी साहब ने दावा किया है कि जमीयत उलेमा हिंद की पटना में प्रस्तावित रैली में नीतीश कुमार भी शिरकत करेंगे। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हो रही रैली, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा लाए गए विधेयक के खिलाफ हो रही रैली में। तो क्या है जनता दल यूनाइटेड की रणनीति? और उपचुनाव के पहले गया जिला, जहां 4 में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, कौन सा बड़ा राजनीतिक खेला नीतीश कुमार की पार्टी ने किया है? इन सब परिस्थितियों पर हम चर्चा करेंगे। सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। ये बताइए, एक एक लाइन में हमारे दर्शकों को बताइए कि 14 तारीख के पहले नीतीश कुमार सारे कामों को क्यों निपटा रहे हैं? सबसे पहले छठ पूजा की ढेरों बधाइयां, शुभकामनाएं अभिषेक जी, आपको, हमारे सम्मानित दर्शकों को, जी। समस्त बिहार वासी और देशवासियों को। देखिए, नीतीश कुमार जल्दीबाजी के मूड में तो है। अब जल्दीबाजी के मूड में क्या विधानसभा चुनाव कराने के लिए है, या जो आपके भाषा में यदि कहें विपक्ष परिवर्तन कराने के मूड में है, ये मैं थोड़ा स्पष्टता के साथ नहीं कह सकता हूं। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि नीतीश कुमार जितने भी जो पेंडिंग वर्क हैं उसको जल्द से जल्द निपटारा, उसको मतलब खत्म करना चाहते हैं। और देखिए, इन दिनों नीतीश कुमार के जो भागदौड़ आप देख रहे हैं, कभी वो पटना में होते हैं, कभी वो गया में होते हैं, कभी वो मुजफ्फरपुर में होते हैं, कभी वो गोपालगंज में होते हैं। तो नीतीश कुमार का जो कार्यक्रम है इन दिनों बहुत ही मतलब व्यस्तम शेड्यूल है नीतीश कुमार का। तो नीतीश कुमार जो तमाम डेवलपमेंट के जो कार्य हैं, जो प्रोजेक्ट मतलब जिन प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, उनको जल्द से जल्द निपटारा करना चाहते हैं, ताकि वो जनता के बीच में जा सके या कोई बड़ा निर्णय ले सके। और मुझे जो ये लगता है कि वो समय से पूर्व चुनाव कराना चाहते हैं, और ये संभवतः दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ये चाहते हैं कि क्या कहते हैं, बिहार का भी चुनाव हो जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि नीतीश कुमार के मन में इस प्रकार की कोई थॉट है, तो इन 4 सीटों पे फिर बाई इलेक्शन क्यों कराया जा रहा है? तमाम संसाधन, रिसोर्सेज, मतलब जो खर्च होंगे इन 4 सीटों पे, यदि दिल्ली के साथ बिहार का भी विधानसभा चुनाव होता है, ऐसी कोई कल्पना नीतीश कुमार के मन में है, तो फिर इन 4 सीटों पे क्यों बाई इलेक्शन कराया जा रहा है, ये समझ से परे है। लेकिन ये बात क्लियर है, तमाम दर्शक, तमाम जो बुद्धिजीवी हैं या पत्रकार हैं, इस बात से जरूर सहमत होंगे कि नीतीश कुमार के जो इन दिनों जो दिनचर्या है, और नॉर्मल दिनचर्या नहीं है, वो तमाम पेंडिंग
वह उसको जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं। जी जी ऋषि जी, 24 नवंबर से जो ये जिला स्तर पर कई टीमों को, 7 टीमों को लगाया गया है। मैं आपको बता दूं, सभी टीम के सभी सदस्यों का नाम तो नहीं बता पाऊंगा, समय कम है, लेकिन टीम लीडर का नाम बता देता हूं। पहली टीम संजय झा के नेतृत्व में, जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है। दूसरी टीम विजय चौधरी के नेतृत्व में। तीसरी टीम प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के नेतृत्व में। चौथी टीम वरिष्ठ मंत्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में। पांचवी टीम केंद्रीय मंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर के नेतृत्व में। छठी टीम विजेंद्र यादव के नेतृत्व में। सातवीं टीम अशोक चौधरी के नेतृत्व में निकल रही है। आश्चर्य की बात यह है कि इन सबको 5, 6, 7 जिले, कम सब टीम को 5, 7 जिलों में भेजा जा रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि ललन सिंह को इसमें से किसी भी टीम का टीम लीडर नहीं बनाया गया है। लवली आनंद से लेकर तमाम छोटे बड़े नेता, यहां तक कि निर्दलीय विधायक और मंत्री सुमित सिंह भी इसमें शामिल है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सबको इन्वॉल्व कर दिया गया, बिहार के सभी नेताओं को, ललन सिंह जैसे वरिष्ठ नेता को नीतीश कुमार ने इन्वॉल्व नहीं किया है, क्या माना जाए इसे? नहीं, ये शायद आपको अपडेट नहीं है। ललन सिंह, विजेंद्र यादव और एक दो ऐसे नेता हैं, उनको जो एक कई कमेटियां बनाई गई थी उनमें नहीं रखा गया था। लेकिन जो मेरे पास खबर है, ललन सिंह और विजेंद्र यादव को एडजस्ट कर लिया गया है, इनको मना लिया गया है। मतलब ये रूठे हुए थे। पूरी सूची है, देखिए पूरी सूची है, एक एक नहीं, नंबर की पूरी टीम। मैं जेडीयू की जो कमेटियां जो बनी है, जो चुनावी अभियान को देखेंगे, जिनके जिम्मे आगामी विधानसभा चुनाव की जिम्मेवारी होगी, उसमें शुरुआती में ललन सिंह और विजेंद्र यादव और ये क्या कहते हैं अशोक चौधरी, इन लोगों को नहीं रखा गया था। संजय झा, आपने बिल्कुल सही कहा, संजय झा, उमेश कुशवाहा, सुन लीजिए, मैं सरवन बता दूं, सिंह, 5 टीम थी सर, 5 टीम इसमें थी और 5 टीम को बढ़ाकर अब 7 टीम कर दिया गया है। 2 टीम विजेंद्र यादव और अशोक चौधरी वाली टीम बाद में बनाई गई है। ललन सिंह को कहीं नहीं रखा गया अभी भी। ये लेटेस्ट अपडेट है कि 2 टीम बाद में हो सकता है। लेकिन जो पुरानी टीम थी, मतलब जो पहले जो टीम बनाई गई, उसमें विजेंद्र यादव नहीं थे, अशोक चौधरी नहीं थे, ललन सिंह नहीं थे। और कल ही जेडीयू के एक बड़े नेता से मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने ही कहा कि जो मान लीजिए जो एक मैसेज आ रहा है कि नीतीश कुमार ने इन बड़े नेताओं को एक तरह से दरकिनार कर दिया गया है, उस मैसेज, उस नैरेटिव को खत्म करने के लिए इन नेताओं को जो अब 1-2 दिन में जो कमेटियां बनेगी उसमें एडजस्ट किया जा सकता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, विजेंद्र यादव और अशोक चौधरी को एडजस्ट किया गया है। हो सकता है ललन सिंह का नाम नई कमेटी में छूट गया हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि चुनावी अभियान में ललन सिंह की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। मतलब आप मान रहे हैं कि ये चुनावी अभियान है? बिल्कुल। देखिए, नीतीश कुमार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब देखिए, आपको याद होगा, एक हफ्ता पहले एक बड़े क्रिकेटर के पिता को उन्होंने जेडीयू में शामिल करवाया। तमाम ऐसे लोगों को वो शामिल करा रहे हैं जहां लग रहा है कि इनके शामिल कराने से पार्टी को फायदा हो सकता है। तो नीतीश कुमार तमाम वो चीजें कर रहे हैं जो विधानसभा चुनाव या किसी भी चुनावी समर में जाने से पहले एक बड़े नेता या रणनीतिकार करते हैं। तो ये कमिटियों का गठन होना, नीतीश कुमार का हर रोज पटना से बाहर रहना, कोई न कोई शिलान्यास या उद्घाटन का प्रोग्राम होना, आप क्या समझते हैं, क्या इंडिकेशन है? ये इंडिकेशन है कि चुनाव अपने निर्धारित समय से पूर्व होने जा रही है। चुनाव 2025 में ही होंगे, लेकिन 2025 में पहली तिमाही में होंगे या दूसरी तिमाही में होंगे या तीसरी तिमाही में होंगे, छठ पर्व के मौके पर होने के साथ चांस कम है। इस पे डिबेट हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली के साथ नीतीश कुमार चाहेंगे कि दिल्ली के साथ बिहार का भी चुनाव करा लिया जाए। गठबंधन में लड़ेंगे, लगे हाथ, ये भी बता दीजिए ना। फिलहाल देखिए राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता है, खासकर नीतीश कुमार को लेकर। बेलागंज तय करेगा कि किस गठबंधन में लड़ेंगे। बेलागंज और महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे भी तय करेंगे। एक बात आप समझ लीजिए, झारखंड, महाराष्ट्र और बेलागंज के नतीजे भी डिसाइड करेंगे कि नीतीश कुमार को आगे क्या करना है। लेकिन नीतीश कुमार के क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहा है। बिहार से लेके दिल्ली तक जिस प्रकार से एनडीए में रहते हुए गिरिराज सिंह ने सीमांचल में यात्रा निकाली और नीतीश कुमार उसको रोक नहीं पाए,
ये नीतीश कुमार के जो क्रेडिबिलिटी है, खासकर ट्रिपल सी में जो कम्युनलिज्म का सी है, उसको लेकर नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार के रहते हुए गिरिराज सिंह ऐसे यात्रा कैसे निकाल सकते हैं बिहार में, वो भी सीमांचल से, जहां ऐसे यात्रा से नीतीश कुमार के जो वोट बैंक है वो प्रभावित होते हैं। और नीतीश कुमार का जो राजनीति करने का स्टाइल है उसको भी एक तरह से कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह ने चैलेंज किया है, और नीतीश कुमार की कर्तव्य विमुक्त स्थिति में रहे हैं। उन्होंने कोई भी एक्शन इस यात्रा को लेकर या कोई भी कार्रवाई इस यात्रा को लेकर, उनके बयानों को लेकर नहीं किया है। जी ऋषि जी, एक बड़ी खबर आ रही है, अंदर खाने की खबर है, कहा जा रहा है कुछ देर में सामने आ सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बेलागंज उपचुनाव के ठीक पहले जनता दल यूनाइटेड ने राष्ट्रीय जनता दल में खेला कर दिया है, क्योंकि राष्ट्रीय अशोक चौधरी उस चुनाव की कमान संभाले हुए हैं बेलागंज की। उन्हें लग रहा है कि भाई दलित वर्ग को का एक हिस्सा, यदि, क्योंकि वहां दलित वर्ग के हाथ में चाबी आ गई है, अल्पसंख्यक और सवर्ण तो यूनाइट हो रहे हैं इनके पक्ष में, बाकी अति पिछड़ा और नीतीश कुमार के वोटर और लालू यादव के वोटर अपनी अपनी पार्टियों में है। बाजी आ गई है दलित महादलित के हाथ में। वो यदि अमजद के पक्ष में झुके तो अमजद जीतेंगे, यानी जनसुराज। वो जेडीयू के पक्ष में रहे तो जेडीयू जीतेगी, और वो यदि राजद के पक्ष में गए तो सुरेंद्र यादव के बेटे जीतेंगे, यानी राजद जीतेगा। अब वहां से वहां के जिला अध्यक्ष, राजद के जिला अध्यक्ष मुर्शीद आलम, जिन्हें निजाम मियां के नाम से लोग जानते हैं, कहा जा रहा है कि कुछ देर में उनकी मुलाकात बिहार के पावर सेंटर एक अणे मार्ग में होने वाली है, मुख्यमंत्री आवास में होने वाली है। क्या लगता है, जिला अध्यक्ष गया के जो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, उनको यदि नीतीश कुमार अपने साथ ले आए तो क्या वो अल्पसंख्यक उम्मीदवार जो उतारा गया है और अल्पसंख्यक सवर्ण एकता बनती दिख रही है, दलितों को भी, खास करके जो बाहर से कमा करके छठ में आए हैं, उनको प्रशांत किशोर की टीम रोक रही है कि आए हुए हैं तो 2-4 दिन और रुक जाइए, 7-8 को छठ है, 13 को वोटिंग है, तो ऐसे भी टिकट मिलते मिलते तो 2-3 दिन हो ही जाएगा। तो कहा जा रहा है नहीं, आए हैं तो एकदम ऐसा काम कीजिए कि आगे से आपको जाना ना पड़े, इस बार जाए तो आखिरी बार जाए, जैसा उनका दावा है। हालांकि इस दावे में मुझे दम लगता नहीं है, लेकिन ये जो कहा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि जिला अध्यक्ष जो अल्पसंख्यक समुदाय से है राजद के, उनको साथ लाने से कोई बड़ा तीर जनता दल यूनाइटेड वहां मारने की कोशिश करेगी? देखिए, ऐसे नेताओं के पाला बदलने से या अदला बदली करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं जो जन स्वराज के उम्मीदवार हैं वो मजबूत उम्मीदवार हैं, और उनके अपने कौम में, अपने समाज में मजबूत पकड़ है। और मैंने शुरू में ही कहा, कल भी कहा, बेलागंज के जो मुसलमान हैं वो वोटों का बिखराव नहीं करते हैं, वोटों का डिवीजन वहां नहीं होता है। यदि 2 दशकों के विधानसभा चुनाव के नतीजों को आप एनालिसिस करेंगे तो बेलागंज में कभी भी जो मुसलमान, खासकर मुस्लिम कौम का जो वोट है उसका डिवीजन नहीं होता है। किसी भी प्रत्याशी को, चाहे वो XYZ को भी दल का प्रत्याशी हो, यदि जीतने की स्थिति में है तो उसको एक मतलब एक तरह से समझ जाइए कि एक मुश्त वोट जो है उस पार्टी को मिलता है। और मुझे लगता है कि बेलागंज का जो टोन है वो करीब करीब सेट हो चुका है। और मैं एक बात ये भी कहने जा रहा हूँ, पूरे दावे के साथ कहने जा रहा हूँ कि वहां लड़ाई में राजद वर्सेस जन स्वराज ही होगा। जेडीयू जो है वहां तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ने जा रही है। आप आज नोट कर लीजिए, राजद जीते या जन स्वराज का उम्मीदवार जीते, लड़ाई राजद वर्सेस जन स्वराज के बीच ही होने जा रही है। मनोरमा देवी मुझे लगता है कि तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही हो। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, अशोक चौधरी कितने भी मतलब अपना प्रयास कर ले, तामझाम साम दाम दंड भेद लगा ले, वहां टोन देखिए, मुस्लिम कौम में ये इस बार एक मैसेज बहुत तेजी से कन्वे हो रहा है कि हमने सभी पार्टियों को, चाहे जेडीयू हो या आरजेडी हो, आपने जिस किसी को भी उम्मीदवार बनाया। ऋषि जी, आप जो बात कह रहे हैं, मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं, मैं नाम नहीं लूंगा, जनता दल यूनाइटेड के एक
बहुत ही सीनियर नेता ने, नाम छोड़ दीजिए, उचित नहीं है बोलना, उन्होंने मुझे बताया था, एक बार नहीं 2-3 बार कहा कि 2015 में जब गठबंधन हुआ तो नीतीश कुमार ने लालू यादव से कथित तौर पर यह वादा ले लिया था कि उप मुख्यमंत्री का पद वो अब्दुल बारी सिद्दीकी को देंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आ गए, राजद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई, जदयू से 9 से ज्यादा सीट जीत गई। उसके बाद लालू यादव ने तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाने की जिद पकड़ ली। इस तरह की बात मुझसे जेडीयू के एक सीनियर नेता ने कही, अब सच्चाई इसमें कितनी है मैं नहीं जानता। तो जो बात आप कह रहे हैं, ये कमोबेश उस दिशा में इशारा तो कर रहा है। और बड़ा सवाल ये है, आप मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हम्म, कोई भी व्यक्तिवादी पार्टी के जो प्रमुख नेता है या नेता है, ऐसे नेता को उभरने देंगे जो उनको या उनके परिवार या उनके पार्टी के लिए भविष्य में चैलेंज बने, वो भी एक गठबंधन दल के नेता के सलाह पे, वो भी लालू यादव जैसे समझदार, चतुर और तेज तर्रार नेता। अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे नेता यदि डिप्टी सीएम बन जाते तो जीताराम मांझी से भी बहुत सीनियर उनको रिप्लेस, जीताराम मांझी को नीतीश कुमार आसानी से रिप्लेस कर दिए कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जिस कौम से आते हैं और उनको यदि इतना बड़ा है, काबिल नेता है, सज्जन ने भाई देखिए, सज्जन नेता नहीं है। एक शहाबुद्दीन को सुनिए मेरी बात में, एक शहाबुद्दीन को लालू यादव ने इंपॉर्टेंस दिया। किस प्रकार से लालू यादव प्रेशर में रहते थे शहाबुद्दीन के, क्योंकि उन्हें लगता था कि शहाबुद्दीन पे यदि कोई कार्रवाई करेंगे तो एक बड़ा मुस्लिम कौम का बड़ा तबका नाराज हो जाएगा। और मुझे याद है, आपको याद है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे याद है पूरे बिहार में लालू यादव किसी एक नेता का नॉमिनेशन कराने जाते थे, वो थे मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो क्या है ऐसे परिस्थिति में गठबंधन वाले राजनीतिक माहौल में ऐसे कौम के किसी एक बड़े नेता को इतने महत्वपूर्ण पद पे देने के लिए लालू यादव तैयार हो जाएंगे? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हो सकता है ये ऐसा हुआ हो, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। और लालू यादव जैसे चतुर नेता कभी भी इस ऐसे फॉर्मूला को नहीं मानेंगे। ऋषि जी एक चीज बताइए, बेलागंज में जो आप कह रहे हैं कि जेडीयू तीसरे नंबर पर कहीं ना चली जाए, क्या आपको लगता है कि जब जेडीयू को भाजपा का वोट नहीं मिलेगा, बीजेपी का कोर वोट, तभी वो तीसरे नंबर पर जाएगी? तो नीतीश कुमार मैं उसका फॉर्मूला बता रहा हूँ। सवाल पूरा हो जाने दीजिए, सवाल पूरा हो जाने दीजिए। तो जो बात आप कहते हैं कि नीतीश कुमार बार बार भी कहते हैं कई बार, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। वैसे जब राजद के साथ रहते हैं तब भी कहते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। जब भी कहना शुरू कर देते हैं तब लोग मान लेते हैं कि लगता है दूसरी तरफ तार जुड़ गए। तो नीतीश कुमार कह भी रहे हैं कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। और दूसरी तरफ राजनीति, आप विद्वान पत्रकार, राजनीति में ऐसे बयानों का कोई महत्व नहीं होता है। शरद पवार ने क्या कहा था? सोनिया गांधी विदेशी है, इनकी लीडरशिप हमें मंजूर नहीं है। फिर क्या हुआ? कांग्रेस के साथ सरकार बनाई कि नहीं बनाई जी? तो नीतीश जब समता पार्टी और बीजेपी का गठबंधन हुआ, फिर जेडीयू बना, और नीतीश कुमार ने क्या कहा कि लालू यादव के साथ कभी नहीं जाना। लालू यादव के साथ दो बार गए कि नहीं गए? तो राजनीति में ऐसे बयानों का कोई महत्व नहीं होता है जी। अमित शाह से लेके जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी ने कितना मजाक उड़ाया नीतीश कुमार का। नाक रगड़ के रह जाइएगा फिर भी वापस नहीं लेंगे, सभी दरवाजे बंद है। और जैसे ही नीतीश कुमार ने मन डुलाया तो कैसे दरवाजे खुल गए? दरवाजे खुले नहीं, फूलों का क्या कहते हैं, मतलब जो देवलोक से जो फूलों का बरसात होता है, वो नीतीश कुमार पर बरसात हुआ कि नहीं हुआ? आज जो हमारे सम्राट चौधरी कह रहे थे कि ये पगड़ी तभी खुलेगा जब नीतीश कुमार को हटा देंगे, पगड़ी खुलवा दिया ना नीतीश कुमार ने। आज सबसे भरोसेमंद ऐसा कहा जाता है, मैं नहीं मानता हूं, लेकिन ऐसा चर्चा है कि भाई पगड़ी वाले जो बाबा हैं सम्राट चौधरी, बीजेपी से अधिक भरोसेमंद और वफादारी नीतीश कुमार के दरबार में साबित करने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार के करीबी होने के लिए हर प्रयास वो करते हैं।
परसों की बात है, 2 दिन पहले की बात है। अमित शाह के भरोसेमंद माने जाते हैं उनके जूनियर मिनिस्टर नित्यानंद राय। उन्होंने कह दिया, जी। माननीय प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस तरह से उन्होंने बयान दिया। ये स्लिप ऑफ हम्म। टंग कैसे हो गया? नीतीश कुमार को सुन के तो बड़ा अच्छा लगा होगा, माननीय प्रधानमंत्री नीतीश कुमार। देखिए, आप स्लिप ऑफ टंग है, ये सब स्लिप ऑफ टंग है। देखिए, ऐसा नहीं है, बीजेपी के वो वफादार नेताओं में से आते हैं और बीजेपी के 2 टॉप लीडर हैं जिनका दिल्ली दरबार में बहुत अधिक चलता है, उसमें नित्यानंद राय हैं, सम्राट चौधरी हैं। हम्म। ये स्लिप ऑफ टंग है, वो इसको मतलब सबको ऐसे सबको खूब अब वायरल हो अब रहा है, अब माननीय अब प्रधानमंत्री अब श्री नीतीश कुमार अब जी। अब वो नित्यानंद माननीय राय के इस मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री बोल गए। अब नित्यानंद राय जी के इस बयान को यदि आप घेरिएगा तो प्रधानमंत्री मोदी को भी घेरना होगा, उनके सुपर बॉस को भी घेरना पड़ेगा। उनके बॉस तो अमित शाह है, अमित शाह नरेंद्र मोदी, यानी सुपर बॉस को भी घेरना पड़ेगा। हम्म। तो ऐसे बयान हो जाते हैं कभी देखिए, कभी। अमित हम शाह जी ने तो कर्नाटक के चुनाव में, पिछले चुनाव में एक मीम वायरल हुआ था, एक क्लिप खूब वायरल हुई। उन्हें सिद्धारमैया को भ्रष्ट कहना था, विपक्षी मुख्यमंत्री पर आरोप लगाने थे, और उन्होंने येडियुरप्पा को कह दिए अपने ही नेता को कह दिया कि ये जो है येडियुरप्पा गुम। अरे भाई, क्या बोल रहे हैं आप? तो ये तो होता खैर, है, वो कभी कभी दिमाग में कुछ और चलता रहता है, बोलना कुछ और होता है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह तो रहे हैं। एक मैं बेलागंज पे आ रहा था, सुन लीजिए। जी। कभी भी यादव समुदाय जो है कुछ हद तक मनोरमा देवी तोड़ने में सफल रहेंगे, लेकिन ऑन एवरेज यादवों का जो झुकाव होगा सुरेंद्र यादव के प्रति होगा, क्योंकि वह राजद के उम्मीदवार हैं, लालू यादव के उम्मीदवार हैं और खुद भी वहां डोमिनेट करते हैं यादवों में। मुसलमान का बड़ा तबका जन स्वराज की तरफ जा रहा है, क्योंकि वह उम्मीदवार खुद मुसलमान कौम से है। और ये नहीं है कि नए नवेले हैं, 2-3 बार चुनाव लड़ चुके हैं और मजबूती से चुनाव लड़ा है। अब ये उठता है कि मनोरमा देवी यादवों का कितना वोट ला पाती है। दूसरा, अग्री जातियों का जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है वो कितना जुड़ पाता है, क्योंकि चर्चा ये भी है कि अगड़ों को लग रहा है कि 2 यादवों के बीच में एक मौका है। यदि जन स्वराज को मुस्लिमों का वोट ठीक ठाक मिल रहा है तो क्यों ना हम इनको ही मदद कर दें। एक नया समीकरण मतलब बेलागंज में लेकिन फिर चाबी तो दलितों के हाथ आ रही है। ऐसा टोन सेट कर दें जो आगामी चुनाव में एक फार्मूला बन जाए। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार के जो अति पिछड़ा है, जो पचफोरना है, महिला वोट है, महादलित। वो महादलित है, मनोरमा देवी के साथ कितना गोलबंद मनोरमा देवी देखिए कर पाती है, ये देखना होगा। वीडियो को लेकिन हम देखिए, देखिए। लड़ाई बाइपोलर नहीं है, त्रिकोणात्मक लड़ाई है। लेकिन मैं जहां तक एनालिसिस कर पा रहा हूं, राजद और जन स्वराज के बीच में लड़ाई होगी और तीसरे नंबर पे जेडीयू वहां रहेगी। लेकिन तीनों का जो मार्जिन होगा बहुत कम का होगा। आप जो बात कह रहे हैं ऋषि जी की लड़ाई राजद और जनसुराज के बीच में होगी, तो फिर राजद को हराने के लिए दलित महादलित तो भाग जाएगा जनसुराज के साथ। अगर वाकई ऐसी स्थिति है तो वो मतदाता तो चले जाएंगे, दलित वो समाज के भाई लोग, भैया महादलित समाज भैया के भाई लोग। भैया आपने ही बताया था और मैं कल इस बात से सहमत भी हूं कि गया के उसी क्षेत्र के किसी एक व्यक्ति को जीताराम मांझी के पुत्रवधू के विरुद्ध उम्मीदवार पासवान समाज बनाया से गया है। है। वो पासवान समाज से आते हैं और पासवान समाज का ठीक ठाक वोट बेलागंज में है। महादलित उधर जाएंगे तो पासवान इधर भी तो एड ऑन होंगे। पासवान और रविदास। देखिए वहां हुआ क्या है दरअसल, कि नीतीश कुमार ने महादलित दलित किया, और जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि दलित महादलित कर दिया जाए, आरक्षण में भी जो वंचित तबका है, सबसे ज्यादा नौकरियां तो बिहार में माना जाता है कि दलित समाज में, पासवान और रविदास समाज में है। तो पासवान और रविदास समाज पर कहा जा रहा है, जैसी बातें हम लोग सुन रहे हैं, कि प्रशांत किशोर बहुत तेजी से अपने फोल्ड में लेकर भाग रहे हैं। मतलब एक तरफ सवर्ण लेके जा रहे हैं, 62,000 वहां पर मुसलमान अच्छा वोटर है, उनको लेके अच्छा जा रहे हैं। ये एक चीज आप जो जहां बताइए। पीड़ित है उस सब मैं पीड़ितों को प्रशांत मैं किशोर जगह दे रहे हैं। मैं प्रशांत किशोर का एडवोकेट नहीं हूं ना, उनके जी। उनके पॉलिसी को जी। एडवोकेट कर रहा हूं। लेकिन कम से कम उस व्यक्ति ने किसी एक गरीब परिवार से आने वाले, एक नॉर्मल परिवार से आने वाले पासवान समाज के उस युवा को टिकट तो दिया है ना। ये जी। चिराग पासवान की तरह नहीं कि पार्टी के नाम लोक जनशक्ति और धैर्य लोक रहेगा और जन दलित दोनों गायब है। मतलब पार्टी का नाम लोक लोक और जन जनशक्ति दोनों है। गायब है। सुन तो लीजिए ना, पार्टी का नाम लोक जनशक्ति, एजेंडा दलित राजनीति, और टिकट देंगे सब बाहुबलियों को, धन्ना सेठ को।
और जो बचेगा तो खुद लड़ लेंगे, अब बनोई को लड़ा लेंगे कम से ऋषि कम। जी फाइनल आंसर, ऋषि जी फाइनल जी आंसर आपसे। जी सवाल के दो पहलू हैं। 14 दिसंबर तक नीतीश कुमार अपने पॉलिटिकल टास्क को पूरा कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, बेलागंज के उपचुनाव पर, बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव है, यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव है, कई राज्यों में प्रियंका गांधी की वायनाड सीट पर उपचुनाव है, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव के बराबर की दिलचस्पी लोग ले रहे हैं तो बेलागंज में, क्योंकि बेलागंज में नीतीश कुमार की पार्टी का पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट ही, चुनावी संभावना ही निर्भर करती है कि भाजपा का वोट मिलता है कि नहीं मिलता है। और उस चुनावी संभावना पर बिहार का गठबंधन भी निर्भर करता है कि नीतीश कुमार भाजपा को साथ रखेंगे या भाजपा को कहेंगे कि अब आप जाइए, दूसरा दरवाजा दूसरे लोगों को आने दीजिए। आखिर क्या देखिए, कारण है कि मे, बेलागंज की चर्चा महाराष्ट्र में हो रही है? मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी ऐसे हालात में नीतीश कुमार जैसे कोहनूर को, डायमंड को नहीं जाने देंगे, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। अब जो आप फिर कहेंगे कि गिरिराज सिंह वाला एपिसोड, प्रदीप सिंह वाला एपिसोड, तो ये नंबर 2 वाले अच्छा, जो है एक वो चीज करवा रहे बताइए, हैं सब। नीतीश कुमार को सुनिए कोई मेरे बांध के पास रख सकता? नीतीश कुमार कहीं जाते कहाँ है? वो तो वहीं रहते हैं, मान मनोबल। देखिए, जाते कहाँ नीतीश कहीं है? कुमार बीजेपी विधानसभा चुनाव से पूर्व नीतीश कुमार को नाराज करने के हैसियत में नहीं है। जी नहीं, सवाल और ये नहीं, बीजेपी का वोटर तो जे नाराज कर रहा है ना, इसका मतलब ये है और कि बेलागंज नीतीश में बीजेपी कुमार का वोटर बीजेपी के कंट्रोल में नहीं है, और तो फिर ऐसी जेडीयू का पार्टी से एक वो धारा, गठबंधन रख के क्या करेंगे? जो बीजेपी से नजदीकियां बनाने में लगे हुए थे, उनको भी नीतीश कुमार ने इन दिनों पुचकार दिया है। कभी नीतीश कुमार इनको पुचकार देते हैं, कभी उनको पुचकार देते हैं, अब बीच में मजा लेते रहते हैं। नहीं ऋषि जी, हमें एक चीज बताइए, आज की तारीख में प्रशांत किशोर जिसके भी वोट तोड़ते हुए दिख रहे हैं, एक तरफ राजद के वोट तोड़ रहे हैं, क्लियर दिख रहा है, भाजपा के वोट तोड़ रहे हैं, क्लियर दिख रहा है, तो जिस पार्टी का अपने वोट बैंक पर होल्ड नहीं हो, उस पार्टी से नीतीश कुमार या कोई पार्टी क्यों गठबंधन रखेगी? और दूसरी बात, अब तक तो ये बात तो साबित नहीं हुई है कि नीतीश कुमार के वोट बैंक को प्रशांत किशोर तोड़ रहे हो, उनके वोट बैंक में अब तक वो घुस पा रहे हो, इसका संकेत नहीं मिला है। कैसे आगे नहीं जो मिला है? कैसे नहीं मिला है? हम्म जो बक्सर में जो वहां पे रामगढ़ में चुनाव हो रहा है, कुशवाहा यदि वोट तोड़ेंगे तो किसका वो अब वोट तोड़ेंगे? सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के वोटर है। गजब की बात करते हैं, लवकुश के नेता है नीतीश कुमार, गजब की बात करते हैं आप। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि लवकुश के मतलब सबसे बड़े जो नेता है वो सम्राट चौधरी है, नीतीश कुमार नहीं है? हर ब्लॉक देखिए, लव के नेता तो नीतीश नहीं, कुमार है, लेकिन कुश देखिए के नेता तो हर पंचायत में नेता है। प्रशांत किशोर ने ये साबित किया है, न किसी से बैर न किसी से दोस्ती। रामगढ़ में नीतीश कुमार को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तरारी में बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, रामगढ़ की चर्चा नहीं हो रही है बिहार के बाहर, बेलागंज में राजद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। चर्चा हर हर किसी को थोड़ा या बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। और यदि इस प्रकार का कुछ एक नैरेटिव बनता है कि प्रशांत किशोर का पर्दे के पीछे किसी के साथ सेटिंग हो गई है, तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे, मैं आप दावे के साथ कहता हूं। अब वो बिल्कुल आप मान सही लीजिए कह रहे हैं ऋषि जी। जिस प्रकार से वो राजनीति में आए हैं, एक दो सालों से वो बिहार के गली गलियों का धूल फाक रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और यदि किसी एजेंडा से वो राजनीति में आए हैं, पर्दे के पीछे मतलब रफू कर रहे हाँ, हैं, जितना गलवैया पैदल कर वो रहे चल हैं, रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, जितना पैदल वो तो चले हैं, फिर उनके में तो बहुत लैक्टिक एसिड जमा हो गया होगा ज्यादा पैदल चलने से। हाँ, तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाला बात होगा कि वो बीजेपी के सेटर हैं या पन्ना का सेटर है। और राजनीति में हर पार्टी, हर उस नेता को चुनाव लड़ने का हक है, चाहे आप किसी को क्यों ना आप किसी का ए टीम है, बी टीम है, सी टीम कहें, क्यों नहीं चुनाव लड़ेगा? आप में दम है तो अपने वोट को समेट कर रखिए। बिल्कुल आप सही कह क्या? रहे हैं ऋषि जी, इस बात का जवाब लेकिन आप नहीं दे पाए, चलते चलते संक्षेप में दे दीजिए कि रामगढ़, तरारी और इमामगंज की चर्चा बिहार के बाहर नहीं है, जिससे पूछिए बेलागंज में क्या हो रहा है। ये बेलागंज नहीं है, समीकरण के बिहार में कारण वायनाड की चर्चा नहीं हो रही है, बेलागंज की हो रही है। मैं आपके बात से सहमत हूं, बेलागंज हॉट सीट बना है इन 4 सीटों में, इसलिए क्योंकि सामाजिक समीकरण किस प्रकार से दरकते हैं, सामाजिक समीकरण किस प्रकार से बनते हैं,
ये कहीं न कहीं पूरे बिहार के पूरे विधानसभा का जो आगामी चुनाव होगा उसका टोन सेट करेगा। देखिए, अब रामगढ़ के वासियों, शोले फ़िल्म में लोगों ने देखा था रामगढ़। अब तो बिहार के रामगढ़ में टाँगे भी नहीं दिखते, जो टाँगा होता है, वो टाँगा भी नहीं दिखता होगा बिहार के रामगढ़ में। वो रामगढ़ तो ख़ैर कहीं और सेट बनाया गया था। लेकिन नीतीश कुमार जिस प्रकार से जय और वीरू अपनी पार्टी में रखे हुए हैं, एक प्रो भाजपा, एक प्रो राजद। ये जय वीरू अपनी पार्टी में जिस तरह से सांभा, कालिया, हर तरह की भूमिका में फिट लोगों को में रखे हुए हैं और हाथ कटे ठाकुर नहीं बल्कि दोनों हाथ वाले ठाकुर जो हाथ होने के बावजूद चादर ओढ़ करके बैठे हुए हैं। वो शोले फ़िल्म आपने देखी है ना? हाथ वाले जी। ठाकुर बने हुए हैं नीतीश कुमार, जो हाथ दोनों हुँ, छिपा करके रखे हुए हैं हुँ, और रामलाल की ज़रूरत भी नहीं है बिहार में। हुँ, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार, सांबा, कालिया और जय वीरू यही सब मिलकर चलवाते रहते हैं, सब राजनीतिक रूप से जिस प्रकार से खेल होता है। अब हुँ, आने हुँ, वाले वक़्त में 14 दिसंबर के पहले जो तमाम राजनीतिक टास्क को वो पूरा कर रहे हैं, 14 दिसंबर तक। हुँ, संकेत बहुत बड़ा है और बेलागंज इस बात को तय कर देगा कि नीतीश कुमार किसके साथ रहना पसंद करेंगे। क्या नीतीश कुमार वो उक्ति फिर से दोहराएँगे कि मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना कबूल नहीं है? या फिर इसी उक्ति को दोहराते रहेंगे कि अब उधर कभी नहीं जाएँगे, अब यहीं रहेंगे, आप ही लोग के साथ रहेंगे, कहीं नहीं जाएँगे। इसके लिए 23 नवंबर की तारीख, बेलागंज का नतीजा और 24 नवंबर की जमाते उलेमा हिंद की पटना में प्रस्तावित रैली में नीतीश कुमार के शिरकत करने की खबर की सार्वजनिक रूप तौर से जब पुष्टि होगी, वो सब तय करेंगे। लेकिन 24 से लेकर 14 के बीच का समय बिहार की राजनीति में जो कहते हैं ना कयामत की रात, ये कयामत के 24 ये कयामत के 20 दिन साबित होने वाले हैं। अब देखते जाइए होता क्या है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।